तो 10 लाख तक कोई इसमें गारंटी नहीं है, हमारी जो मॉर्गेज नहीं है। तो 10 लाख से 1 करोड़ तक स्टैंड अप इंडिया में हो जाता है। एक साथ 3-4 लोन अप्लाई कर सकता हाँ, है? अगर उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है तो कुछ भी ले सकता है। 4 काम करे, हमें क्या दिक्कत? जितने काम करेगा उतने आएगा, साधन बनेगा। लोन मेरा पास हो गया, उसके बाद 7 दिनों के बाद किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाता है या फिर किस्तों में जाता है? काम बहुत बढ़िया चला, उससे उसका कैश एक्रूवल जो है, उसकी इनकम इतनी अच्छी हुई, वो बंद करना चाहता है तो हमें कोई इशू नहीं है, बंद कर दीजिए मत। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हो अपनी खेती के खास प्रोग्राम अपनी खेती अपना बैंक में। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि जो भी किसान, चाहे वो खेती कर रहा है, खेती के साथ जुड़ा कोई सहायक कार्य कर रहा है, तो उसमें उसको आर्थिक लेवल पे अगर उसने ऊपर उठना है तो उसको स्टेट बैंक इंडिया लोन कैसे दे सकता है। तो आज इस प्रोग्राम में, पिछली बार हमने डेयरी पे बात करी थी, तो आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मछली पालन पर लोन की। मछली पालन हो, चाहे वो झींगा पालन हो, चाहे वो प्राण फार्मिंग हो, तो इस पे लोन लेने के लिए फार्मर्स की एप्लीकेशन कैसे लगती है, कितना टाइम लगता है, फीस क्या लगती है और कौन कौन से फार्मर्स को डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए आज फिर हमने इनवाइट किया है विपिन गुप्ता जी को, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पिछली बार जैसे हमने बात करी थी तो बहुत सारे किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिनकी जी। लोन के रिगार्डिंग जो समस्या थी, रुकी हुई हम्म। थी, तो वो सॉल्व हो चुकी है। बहुत तो बढ़िया। उसी तरह आज जो हमारा दूसरा एपिसोड है मछली पालन पर लोन, जी। तो इसके लिए हमारे इंडिया में, चाहे वो पंजाब स्टेट हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, आप सभी स्टेट का जो एग्रीकल्चर लोन सेक्शन देखते हो, जी। तो उसमें मछली पालन की स्कीम अभी कौन सी चल रही है सर? देखिए, मछली पालन की स्कीम जो है, भारत सरकार का जो है बड़ा इसके ऊपर फोकस है इस समय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो लॉन्च की है, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन पहले बोलते थे। अभी क्या है कि जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो वो उनके लिए जो है मछली एक बड़ा सब्स्टिट्यूट हो के आया है, उभर के आया है खाने के लिए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, एसिड, ओमेगा जो है, विटामिन्स वगैरह सब कुछ है। तो यह इसका प्रचलन बहुत बड़ा है। किसान भाई जो जिनके पास ज़मीन है या जो एक ट्रेडिशनल खेती है, उससे हट के अगर इसको साथ में कार्य शुरू करें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनको बहुत अच्छी आमदन जो है इससे हो सकती है। बात करें अगर हम जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो अलग अलग यहाँ स्टेट के जो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी टेक्निकल इसमें चीज़ें आपके साथ साझा करते हैं। और आजकल एक जो नया एक सिस्टम आया है, पहले तो क्या तालाब खोद के हम मछली पालन करते थे, झींगा पालन करते थे। अब जो है एक RAS, रिसर्कुलेटरी एक्वा जो सोल्यूशन है, उसके नाम से एक हमारा एक नया टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंदर जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो एक राउंड शेप में ज़मीन के ऊपर ही बनता है, 4 से 5 फुट का। और उसके अंदर क्या है कि मछली का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जितना आप 1 एकड़ के में करते हैं तो वो लगभग उतना ही एक छोटे उसमें जो एक RAS जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है। तो उसकी भी टेक्नोलॉजी है, और उसको लेकिन वो ध्यान वही कि सबको इसको जो है प्रॉपर तरीके से करना है, उसका ऊपर पूरी वॉच रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि लाइफ स्टॉक है। अमोनिया का, पानी का, उसका जो है pH और अमोनिया का ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई ऐसी कमी ना आए, टाइम से डेली उसकी टेस्टिंग करते रहें, तो ताकि उसमें मछली का जो है वो मोर्टेलिटी ना हो। इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और सबसे बड़ी इसमें खूबी है कि ये आपके जो है, जो फार्म गेट जिसको हम बोलते हैं, जो आपका जहाँ पे आपका कार्य है, ये वहीं पे बिक जाता है। जो इसके जो ट्रेडर्स हैं वो आपके वहीं पे आके ले जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक व्यवसाय है। इसके अंदर अगर आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो महंगी वाली मछली जो है, जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो 18 तरह की टोटल स्पीसीज़ हैं जिनका आप कल्चर कर सकते हैं, जिनकी खेती कर सकते हैं। हिमाचल में जो है, हाई हिल्स में या जम्मू कश्मीर में ट्रॉट के नाम से होती है, जो कि बहुत महंगी मछली है ना। वो अगर वो करना चाहें तो बड़ा अच्छा उसकी डिमांड है, बड़ी अच्छी उसकी आपको उसकी कीमत मिल सकती है, बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा जो है जो हमारे सदर्न पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, जैसे कि फाजिल्का, मलोट, मानसा,
ये वाले ज़िले हैं, डब्बे हिसार, रोहतक तक तो नहीं अभी इतना ज़्यादा है, लेकिन अगर सिरसा देखें, फतेहाबाद देखें, यहाँ पे जो है पानी बड़ा खारा है। उस खारा पानी के अंदर बड़े किसानों ने पहल करके झींगा, जिसको हम प्रॉन बोलते हैं, वो करना शुरू किया। वो इतना प्रॉफिटेबल है कि एक जो एकड़ से किसान जो है वो 5 से 7 लाख रुपया साल का कमा सकता है। और उसका भी वही है, वो फार्म गेट, मतलब जहाँ से आपको जो है बीज मिलता है, उसका बीज साउथ से आता है या अहमदाबाद से आता है या गुजरात से आता है, वही लोग इसको खरीद के ले जाते हैं। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बस आपको ध्यान वही रखना है कि इसका पानी और अमोनिया वाला जो उसको ख़राब ना होने दें, क्योंकि जीव है तो उसकी जो लिविंग कंडीशन है उसको प्रॉपर रखना है। जी। तो आपकी बातों से मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि आपने बोला कि हर जगह पे मछली पालन की ट्रेनिंग करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, जी ऑनलाइन है, उसका एक सर्टिफिकेट हो गया। जी। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से रेडी करने हैं फार्मर ने? फार्मर ने जो, अगर उसने ट्रेनिंग ले लिया उसके बाद वो उसको इसमें कार्य में जाना चाहता है, श्रिम्प में या मछली में, तो उसका सबसे पहला जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ज़मीन जहाँ पे वो काम करेगा, या तो अपनी ज़मीन नहीं है तो लीज़ पे लेगा, 11 साल की लीज़ कम से कम हो, और लीज़ जो राइट्स हैं वो मॉर्गेजेबल हो। जिसमें ज़मीन मॉर्गेज नहीं होती, मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके राइट्स जो है ना, लीज़ राइट वो मॉर्गेज होते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हो गया कि उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो ज़मीन है अगर अपनी है तो उसका जो है जमाबंदी लेटेस्ट, या लीज़ पे है तो रजिस्टर्ड लीज़ डीड, और लीज़ राइट मॉर्गेजेबल उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, और उसकी जो लेटेस्ट जमाबंदी। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किस तरह का वो काम करना चाहता है, किस लेवल का करना चाहता है। इसके अलावा आरएएस करना चाहता है या बेसिक जो है वो करना चाहता है, तो वो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें जो है ना, और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, और जो उसका मार्जिन है, उसका कितना वो प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, वो लेके बैंक के अंदर अप्लाई कर सकता है। और हम जो है उसको प्रोसेस करके, उसका प्री सेंक्शन करके, उसका जहाँ से उसने उसका सीड लेना है, फीड लेना है, उसकी कोटेशंस वो दे देगा, तो हम उसको प्रोसेस करके जो है 7 से 10 दिन की जो वर्किंग हमारी डेज है उसमें उसको सेंक्शन कर देते हैं। उसके अलावा इंस्टॉलेशन में उसका टाइम लगता है, क्योंकि अगर उसने आरएस करना है या उसका तालाब खोदने में 10-12 दिन लग जाते हैं, जेसीबी वगैरह लगा के खोदेगा उसमें, तो उसका जो है फिर जहाँ से उसने सीड लेना है, 1 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, उस हिसाब से जो जैसे उसको ट्रेनिंग है, जैसे उसको समझ में आया, तो हम उसको गाइड करते हैं कि जो है थोड़ा बीज जो है वो हफ्ते से 10 दिन का लिए, ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है कम मिले। अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो चाहे इस लोन की जो आपने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, क्या ये स्टेट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं या फिर सभी जगह पे कॉमन लगे, चाहे ये चीज़ें कॉमन है हर जगह जो मैंने बताई है। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो समय समय पर जो जैसे है वैसे उस हिसाब से मिलती है। तो अभी मछली पालन पे कितनी सब्सिडी चल रही है? अभी तक जो है अभी 30% के आसपास है जो स्कीम में इन्होंने दी है। उसमें मैक्सिमम कैप भी है कुछ, एग्जैक्टली इस समय मेरे को नहीं मालूम है कि किस स्टेट में कितना है, लेकिन 30% ओवरऑल जो है सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, ताकि किसान जो है इस कार्य को शुरू कर सके। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, खासकर जो युवा लोग हैं, बजाय इसके कि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तरफ भागें, शहर गांव छोड़ के शहर को भागें, बहुत अच्छा एक ये बिज़नेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने गांव में रह के, अपने माता पिता के पास रह के जो है आप उनको सहयोग कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपको सैलरी मिलती है उससे कई गुना जो है आप जॉब सीकर ना होके जॉब जो है प्रोवाइडर बने। आप 2 या 3, 4, 5 लोगों को इसमें रोज़गार भी देंगे जी और अच्छा इनकम कमाएंगे। जी। इसमें एक बात और है कि अगर मेरे पास अपनी ज़मीन नहीं है, मेरे चाचा के नाम पे है या फिर मेरे किसी और रिलेटिव के नाम पे है ज़मीन, लेकिन काम मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स है? देखिए वही बात है, अगर चाचा के नाम ज़मीन है तो चाचा को बारोर बन सकते हैं, गारंटर बन सकते हैं उसमें, ठीक है, अगर वो चाहेंगे। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लीज़ पे ले सकता है, या किसी उसके रिलेटिव की है तो उसको गारंटर बना के हम तब भी उसको लोन सेंक्शन कर देंगे। और लोन सेंक्शन करने के लिए कोई इंडिविजुअल हो, आदमी अकेला जैसे, या कोई बहन हो, या कोई फर्म बना के कर सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी बना के कर सकता है, 4 लोग समूह बना के कर सकते हैं। ये सब तरह के जो इकट्ठे हो गए जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, जेएलजी बनते हैं,
इनमें कर सकते हैं, ये सब लोगों को हम जो है लोन दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम इंडिविजुअल खुद अपने पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं या फिर कोई ग्रुप बना के लोन अप्लाई करते हैं तो ग्रुप के नाम से जल्दी लोन पास हो जाता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये सारा डिपेंड करता है कि उसका सिबिल का स्कोर कैसा है, उसका प्रोजेक्ट किस तरह से काम करना चाहता है वो, ठीक है ना। हम लोग ये देखते हैं उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है, वो कितना उसको एक्सपीरियंस है। हमारा देखो पैसा अगर दे रहे हैं पब्लिक का मनी है तो हम वापस आने का भी सोचते हैं ना कि किस तरह से आएगा। अगर वो उसके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, या वो थोड़ा सा शेकी है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, हालांकि हम उसको पूरा गाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि यस तुम कर सकते हो, तो उसी हिसाब से है। ऐसा कोई इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रुप को जल्दी दे दिया उसको जल्दी दे दिया। हमारे को जो है वही है कि उसका प्री सैंक्शन प्रॉपर हो, सिविल वगैरह ठीक हो उसका, और जो काम करने का उसका जज्बा है तो वो हम उसको जो है उसके प्री सैंक्शन सर्वे में सारी चीज़ें जज कर लेते हैं। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम साथ साथ उसको जो वर्किंग डेज मैंने बताया, कागज़ पूरे जैसे अपने पेपर ये सारी चीज़ें पूरे कर देता है, DPR दे देता है, विद इन 10 डेज वी कैन सैंक्शन, वर्किंग डेज में हम कर देते हैं। ओके ओके। तो सर इसमें हमने सिबिल स्कोर की बात करी। जब भी हम लोन की बात करते हैं खास तौर पे सिबिल स्कोर सबसे पहले चेक किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस पे डिस्कस करी जी, थी। लेकिन कुछ किसानों के ये सवाल आए थे कि सिबिल स्कोर का कुछ नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम कितने नंबर पे? देखिए नंबर वाला जब तक मैं किसान का मेरे को मैं आपको क्लियर कर दूं, उस सिबिल की रिपोर्ट के अंदर कोई सेटल्ड अकाउंट, राइट ऑफ अकाउंट, ठीक है, या DPD बोलते हैं कि उसका डिफ़ॉल्ट जो है बहुत लंबा ना रहा हो, वो चीज़ें हम मोस्टली देखते हैं। अगर वो उसमें है या कोई सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, लॉस एसेट उसके अंदर आ रही है उसके सिबिल में, कहीं से उसने लोन लिया और नहीं भरा, वो अगर आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को चिंतन होता है कि क्या करना है अब इसका। वो एक जो है उसकी, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है। हालांकि वो हो सकता है किसी मजबूरी बस ना दिया हो, अगर वो सेटिस्फाई करता है बैंक को कि हाँ मेरी ये मजबूरी रही है तो मैं इसलिए नहीं भर पाया, या बैंक ने जिस बैंक से इसने लिया था उस बैंक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इससे चार्ज कर लिया, या उसने बैंक ने या क्रेडिट कार्ड वाले ने उसके साथ धोखा किया, वो उससे चीज़ अगर बैंक सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसको सिबिल स्कोर को जो है उसका वो डिफ़ॉल्ट को भी हम एक बार जो है नज़रअंदाज कर लेते हैं। उसके ऊपर एक हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसके ऊपर हायर अथॉरिटी है, उससे वो डेविएशन सीख करता है कि अगर वो बैंक सेटिस्फाइड होता है। जी। तो अदरवाइज़ मेरा निवेदन यही है कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को प्लीज़ साफ रखिए ताकि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना आए। जी। तो अगर एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल 4 साल पहले मैंने एक लोन लिया था, उसकी कुछ किस्तें मैं नहीं भर पाया किसी कारण, तो दोबारा उसके बाद रेगुलर सही अकाउंट चलाने से वो क्रेडिट स्कोर ठीक हो जाता है? हाँ, वो अपडेट होता रहता है स्कोर जो है ना, जैसे जैसे उसका डिफ़ॉल्ट का जो है ना पीरियड कम होता जाता है, कुछ जाता है, वो स्कोर अपने आप बढ़ता जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि क्रेडिट स्कोर जो है कुछ लोन्स के अंदर क्रेडिट स्कोर होता है, होम लोन या पर्सनल लोन के अंदर। जहाँ तक खेती बाड़ी का जो क्रेडिट स्कोर लोन है वो उसमें क्रेडिट स्कोर की इतनी जैसे डिफ़ॉल्ट की ज़्यादा है। क्रेडिट स्कोर जो है ना अगर डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, राइट ऑफ है, सेटल्ड है, वो हमें थोड़ा सा उसको उसमें से हटाना है उससे। वो अपने जो अकाउंट है सेटलमेंट की तरफ ना जाके, कॉम्प्रोमाइज़ में ना जाके, अपनी कोशिश करे कि खेती बाड़ी में से जो जो प्रॉफिट कमा के वो बैंक का लोन किसी भी बैंक का वो क्लियर करे टाइमली, ताकि बैंक का विश्वास उसके ऊपर बढ़े। जी। ठीक है ना। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो आपने बताया सब्सिडी की बात करी कि पंजाब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पे तो डिपेंड डिपेंड करता करता है है, स्टेट गवर्नमेंट लेकिन के इसमें हिसाब से। नाबार्ड का नाम बड़ा आता है, तो नाबार्ड का रोल क्या रहता है? नाबार्ड देखिए, नाबार्ड का जो ये नाबार्ड एक एजेंसी, नोडल एजेंसी है जो कि पहले रिफाइनेंस का काम करती है। जो बैंक इसको लोन देते तो नाबार्ड उसको रिफाइनेंस कर देता था ताकि वो आगे और लोन दे सकें, ताकि कैपिटल बैंक की ना लगे। बैंक जो नाबार्ड है इस समय जो उसका काम है वो FPOs बनवाता है या गाइड करता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, डिपार्टमेंट्स को कि क्या क्या स्कीम्स कैसे कैसे कर सकते हैं। एक वो एक ब्रिज है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसान और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के बीच में, जिसका कि नाबार्ड मेनली ये काम करता है। उसका स्कीम बनाना है काम, या लोग स्टडी करना है, वो नाबार्ड का काम है बेसिकली। जी। तो ऐसे चलते एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि इस पे विदाउट कोई किसी पास गारंटी देने को कुछ नहीं है, तो मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है कि मिनिमम इतना लोन है, मैक्सिमम इतना मिल जाता है? देखिए, मैं जहाँ तक गारंटी का सवाल है इसमें अगर उसके पास लैंड है तो वो लैंड मॉर्गेज कर सकता है। ठीक है, 10 लाख तक का जैसे मुद्रा है, अगर कोई छोटे स्केल पे करना चाहता है, बहुत छोटे स्केल पे, तो 10 लाख तक कोई उसमें गारंटी नहीं है, हमारी जो मॉर्गेज नहीं है, कोलेटरल गारंटी नहीं है। और यदि कोई नया कार्य करना, कोई लेडीज़ या वुमेन एंटरप्रेन्योर है या SC ST है,
तो 10 लाख से 1 करोड़ तक स्टैंड अप इंडिया में हो जाता है। इसके अलावा जो है उसमें हम 1 करोड़ रुपये तक कोई कोलेटरल उनसे नहीं मांगते, ठीक है। प्रोवाइडेड कि उनके पास वो जो शेड जहाँ पे बनाना है वो उनके नाम या लीज में ज़मीन हो। तो जिनका केसीसी पहले बना हुआ है वो जी उस पर फिशरी का लोन लेना चाहते हैं, हाँ उसका हाँ कुछ कोई आपस कोई में लिंक है? हाँ कोई इशू नहीं होता। नहीं वो एक्टिविटी लगे वो एक्टिविटी लगे, जैसे मैंने शुरू में कहा था जो किसान भाई ट्रेडिशनल खेती करते हैं एडिशनल ये काम करें तो उनका जो उस पर जो रिस्क मिटिगेट हो जाता है। अगर खेती मान लिया कि इस बार अच्छी नहीं हुई, बारिश नहीं आई या कोई फसल ख़राब होगी, जैसे नरमा की अभी पंजाब में फसल ख़राब होगी, अगर उसने साइड में वहाँ पे जो जिस एरिया में नरमा होता है तो झींगा लगाया होता तो आज वो बड़ा खुश होता जी। है ना। तो वो साइड बाई साइड 2 काम जो है कर सकता है, उसमें बैंक को उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, एक बार लोन लेके फार्मर ने काम शुरू कर लिया, जी मछली पालन का, तालाब भी बना लिया उसने, मछली भी डाल दी, हम्म। उसके बाद किसी कारण उसके पौंड में मछलियां मर जाती हैं या फिर कोई और नुकसान हो जाता है फार्म का, तो इसके इंश्योरेंस का हाँ प्रोसीजर क्या इसका रहता है? इंश्योरेंस जो है वो कुछ कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी हैं जो इनका इंश्योरेंस करती हैं, लेकिन मछली मरने के चांसेस बहुत कम है यदि जो एंटरप्रेन्योर है जो उसको जो काम को कर रहा है डेली अगर उसकी मॉनिटरिंग करता है, जो उसने वहाँ आदमी छोड़े हैं, अगर वो देखते हैं कि मछली सुस्त हो गई है थोड़ी तो उसने दाना डाला चारा डाला तो मछली ऊपर एकदम से नहीं आई है, इसका मतलब मछली सुस्त है, तो वो अगर पानी की टेस्टिंग डेली करता रहे तो कोई चांस नहीं है कि मछली जो है वो मरे। जी। बहुत बहुत रेयर चांस होता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है उसके अंदर अगर उसको थोड़ा सा वो रोज़ ध्यान देता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर उसका नुकसान हो गया तो कुछ फाइल लगा के वो अपना लोन माफ़ करवा सकता है नहीं या नहीं कुछ, ऐसा कोई स्कीम ऋण नहीं? माफ़ी का देखो कोई इसमें वो नहीं है, ऐसा इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है। अदरवाइज़ तो देखो क्या है कि उसको कार्य करना है तो पास फेल जैसा या सक्सेसफुल होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फार्मर की कोई लोन पहले ले चुका है, डेयरी पे लोन ले चुका है, गॉड फार्मिंग पे लोन ले चुका है, क्या वो तीसरा लोन एक साथ 3-4 लोन अप्लाई कर सकता हाँ है? अगर उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है तो कुछ भी ले सकता है, वो 4 काम करे हमें क्या दिक्कत है। जो बैंक के क्राइटेरिया है उसमें वो फिट बैठता है। ज़मीन है मॉडगेज करने के लिए उसके पास आय का साधन बनेगा, नेचुरल जितने काम करेगा उतने आय का साधन बनेगा। गोटरी का काम किया है तो गोटरी से जो सरप्लस हुआ उससे उसकी रीपेमेंट करेगा वो। केसीसी है जो किसान का क्रेडिट कार्ड है उससे फसल से जो उसको पैसा मिला उसकी रीपेमेंट करेगा। और अगर ये फिशरी करना चाह रहा है या श्रिम्प करना चाह रहा है तो उससे जो पैसा मिलेगा तो उसकी रीपेमेंट करेगा। वो पोल्ट्री करना चाहता है तो उससे फिर रीपेमेंट करेगा, जितने ऐसी मर्जी कोई कार्य कर सकता है वो। ऐसी कोई लिमिट है कि जिसके पास 1 एकड़ है उसको इतना ही लोन देना है, जिसके पास 2 एकड़ है तो इतनी लिमिट है इसकी? नहीं देखिए 1 एकड़ 2 एकड़ केसीसी के लिए होता है कि उसके ऊपर कितनी उसकी काश्तकार करेगा, वो कितना उसका खेती होगी, कितना यील्ड आएगा, उसके हिसाब से केसीसी की लिमिट होती है जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनता है। उसके अलावा जो अगर कोई करना चाहता है, मान लीजिए कि फिशरी करना चाहता है, मैं बात करूँ तो अगर वो आरएएस कर रहा है तो 1 एकड़ में आरएएस जो है वो 20 से 22 पौंड लग जाते हैं। तो उसमें लिमिट का कोई तो उसके हिसाब से कास्टिंग है उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है कि एक आरएएस का इतना पैसा है, 20 लाख है, 30 लाख रुपए, उसके हिसाब से लगता है वो। उसके अंदर उसमें कोई लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन के हिसाब से लिमिट उसमें नहीं आती। तो इसमें जो इंटरेस्ट रहता है मछली पालन पे वो कितना रहता है लोन पे? वही अगर वो मान लिया कि वो पहले से उसका खेत है उसको कैश क्रेडिट चाहिए उसका तो 7% है अगर ऑल लोन नहीं है। अगर अदरवाइज वही 7 से जो अपना 10%, 10.5%, 11% डिपेंडिंग अपॉन द उसकी साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और उसकी रेटिंग। अच्छा सर, लोन की फाइल लगने के बाद 7 दिन का आपने प्रोसीजर बताया सारा, लोन मेरा पास हो गया, उसके बाद 7 दिनों के बाद किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाता है या फिर किस्तों में जाता है? नहीं देखो फिर वही बात कि किसान के अकाउंट में पैसा किस लिए चाहिए किसान को, जहाँ से वो सामान परचेज कर रहा है, जो बैंक का लोन है अमाउंट है और जो उसका मार्जिन है उसको मिला के इकट्ठा पैसा उसको जाएगा जहाँ से उसने सामान खरीदना है। जहाँ से उसने सीड लेना है सीड वाले को पैसा जाएगा, ठीक है। जहाँ से उसने इक्विपमेंट्स लेने हैं कुछ जो कुछ वहाँ के लिए मशीनरी लेनी है, वो सब चीज़ों के लिए जो है वो उनको जहाँ से सप्लायर है उसको पैसा जाता है, जिसकी कोटेशन वो शुरू में देता है या बाद में चेंज करता है कि मेरे को इससे सामान ना लेके इससे लेना है। तो वहाँ पे है किसान के खाते में पैसा उस केस में जाता है जहाँ पे उसने केसीसी लेना है, ठीक है ना, या अगर उसने तो वो उस चीज़ में किसान वहाँ से यूज़ कर सकता है। अदरवाइज जहाँ से जो टर्म लोन है वो डिसबर्समेंट उसी हिसाब से होती है जब जब उसका सामान आना है। ठीक है। तो इसमें भी वेरिफिकेशन वैसी रहती है, पाउंड चेक बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल लोकेशन बिल्कुल चेक हर की चीज़ जाती की है? देखो क्या है ना कि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है
कि जिस चीज़ के लिए उसको लोन दिया वो पैसा वहाँ यूज़ हो। ठीक है, मान लिया कि उसने RAS मंगवाना है, तो हम जाके देखते हैं कि यार RAS पहुँच गया, उसकी इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद जो उसके एक मशीनरी चाहिए, वो चाहिए, फिल्टर्स चाहिए, उसके लिए पैसा जाता है। वो सारी चीज़ें हम समय समय पर चेक करते रहते हैं, उसके हिसाब से डिस्बर्समेंट होती है। जी। लोन लेने के बाद फार्मर चाहता है कि मैं 4 किस्तें दे के उसके बाद पूरा लोन एक बार में फोरक्लोज कराना चाहता हूँ, इसका है कोई इसमें कोई पॉसिबिलिटी? प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, प्री पेमेंट पेनल्टी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन स्टैंड अप इंडिया में है, कुछ मेंशन है, लेकिन अगर उसने अपने सोर्स से पैसा किए इकट्ठा, मतलब उसका काम बहुत बढ़िया चला, उससे उसका कैश एक्रूवल जो है, उसकी इनकम इतनी अच्छी हुई, वो बंद करना चाहता है तो हमें कोई इशू नहीं है, बंद कर दे जब मर्जी। बिना किसी इंटरेस्ट हाँ, के आप बिना फोरक्लोज? इंटरेस्ट के नहीं, जितने दिन पैसा बैंक का यूज़ किया उतने दिन का दिनों के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, लमसम कुछ नहीं है। और इसमें कोई मिनिमम टाइम भी नहीं है कि इसकी 6 EMI चली गई हो फिर देखिए, ये होगा तब अगर तो? उसने काम ठीक से किया है और जेन्युइन तरीके से काम किया है, काम करने के लिए, सब्सिडी के लिए नहीं काम किया, तो वो इतनी जल्दी जब बंद नहीं होता। 2 साल तो उसको वहाँ पे कमाने में इतना लग ही जाता है, और डिपेंड करता है कि उसके पास उस कार्य से जो इनकम है उससे अपना परिवार नहीं पाल रहा, किसी कोई और किसी पाल रहा है, तभी उसी पोजीशन में हो पाएगा कि वो 2 साल 3 साल में अकाउंट क्लोज कर सके। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, सब कुछ डिटेल में बताया, सरल भाषा में बताया। फिर मेरा वही क्वेश्चन है, भाई अगर फिर भी कोई लोन देने से बैंक मना करता है तो फार्मर क्या करे? बैंक लोन देने से मना नहीं करता। फिर मैं आपको बोलता हूँ, किसान अगर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेगा, कागज़ जो बैंक को चाहिए, देखो फॉर्मेलिटीज़ तो करनी है, बैंक जो है सारा एनालिसिस करता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, और हमें इतना एक्सपर्टीज़ होती है कि ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ये चीज़ लगाएगा तभी उसका कार्य चलेगा, काम तभी उसका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। अगर वो नहीं करता है तब दिक्कत आती है। हाँ, किसी ब्रांच में कई दफ़ा क्या होता है, मानते हैं कि सभी लोग एक्सपर्ट नहीं होते, उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा डिले हो, आनाकानी हो। तो उसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि आप अपनी खेती के थ्रू हमें अप्रोच करें, मैं पक्का जो है उस चीज़ को कोशिश उसको जो है हम उसको ठीक से करके आपका जो है कार्य करवा देंगे, जी प्रोवाइडेड कि वो हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर फिट बैठता है। जी। जैसे आपने बताया कि वो सीधा बैंक मैनेजर से मिल सकता है लोन जी के जी लिए। जी, फील्ड ऑफिसर से मिले, ब्रांच मैनेजर से इसके मिले। अलावा भी कोई आपके कोई ऑफिसर होते हैं जो सिर्फ लोन के रिगार्डिंग ही डील करते हैं फार्मर के हमारे साथ? आजकल का जो सिस्टम है, जो इस समय जो प्रेजेंट सिस्टम है, हर ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर है, तो उसके बाद रीजनल मैनेजर है, तो उसके रीजन में उस जो है वो मतलब नज़दीक के एरिया में रहता है वो डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो है हमारे चीफ मैनेजर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से एक पोस्ट है। तो अगर वो चाहें तो वहाँ से रीजनल मैनेजर का नंबर ब्रांच से नोट करके वहाँ कॉल कर सकते हैं, तो उनके जो हमारे सेल्स वाले लोग हैं वो उनसे मिल लेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके हम नाम लेके खुद कांटेक्ट करें। पीछे हमने हरियाणा से लिए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमने देखा कि वो सब्सिडी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। उस केस में क्या है कि हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। एक दो केस आए हैं तो फिर क्या है कि उनके पास अपने खुद का मार्जिन मनी नहीं था। मार्जिन तो देखो तो जो बैंक का नियम है उसके हिसाब से लगाना ही है, तो फिर वो कुछ ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो जेन्युइन जो लोग काम करना चाहते हैं सचमुच में, और जिनमें ये जील है कि हाँ मैंने जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना, तो वो हम लोग उनको कांटेक्ट खुद भी कर सकते हैं। या इसके अलावा ये चैनल है, आप जो है अपनी खेती के थ्रू अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उसके बाद सारी रिक्विजिट जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है वो है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको खुद जो है यहाँ से कॉल करवा देंगे। तो जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है, कोविड चला, पहले 1 साल तक सब कुछ बंद रहा, तो एक तरीका तो हो गया कि बैंक के पास हमने फाइल बना के लेके जानी है। कोई ऐसा तरीका है घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई करने का, इसमें कुछ ऑप्शन है? देखो, मैंने जैसे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि CRM हमारा एक पोर्टल है बैंक का। अगर sbi.co.in पे अगर आप जाते हैं तो CRM के थ्रू अपनी फ़ाइल लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी जो है वो बता सकते हैं कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। तो हमारे बैंक ऑफिशियल जो है जिस ब्रांच के सुबह उसका नंबर डालते हैं तो वो वहाँ से उनको कॉल करते हैं, हम एप्लीकेशन इकट्ठी कर सकते हैं। कोविड का सवाल है, कोविड में तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए किसान भाइयों का जिन्होंने पूरे संसार को जीवित रखा है। अगर ये लोग कोविड की वजह से देखो ये खेती बाड़ी ना करते तो शायद आज हम इस पोजीशन में ना बैठे होते। तो कोविड में काम नहीं रुकता, ये वाला बैंक्स खुले रहते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो बैंक आना जाना, लेकिन वो अपनी फ़ाइल पूरी करके बैंक जमा कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें कोविड से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, जिन्होंने कोविड से पहले लोन लिए थे, एग्रीकल्चर लोन, चाहे वो डेयरी का था या कोई भी और सहकार्य का था,
क्या कोविड के कारण कई बैंकों ने उनके लोन कुछ कम किए, इंटरेस्ट कम किए, या फिर उनको टाइम दिया है कि आप अपनी ईएमआई बाद में पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, देखिए जहाँ तक एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि खेती बाड़ी का कार्य जो है वो बंद नहीं हुआ। कहीं कहीं भी आपको ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना होगा कि जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, जो भी उसका प्रोड्यूस था उसको हर एक को पैसा मिला। तो ऐसा कोई ना तो हमारे पास किसी की रिक्वेस्ट आई कि कोविड की वजह से मेरी फसल नहीं बिकी या मेरा वो नहीं बिका, तो वैसा कोई केस हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर जेन्युइन केस में कोई ऐसा लगता है कि किसी की फसल का ऐसा हुआ कि वो नहीं दे पाया, नहीं पहुँचा पाया, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रावधान है, लोन आगे बढ़ा के, ताकि वो उसको आगे 1 साल बाद दे सकता है। ठीक। वो गवर्नमेंट ने खुद ही मॉरेटोरियम दिया था, तो वो बीच में है। लास्ट में मेरा यही सवाल रहेगा कि आपका एसबीआई बैंक की बात करें तो आपकी रिकवरी का प्रोसीजर क्या रहता है? अगर कोई डिफ़ॉल्टर होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसके साथ क्या किया जाता है? देखिए, डिफ़ॉल्टर जो है ये एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा दुखदाई शब्द है अगर किसान का देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि किसान का खाता कभी एनपी नहीं हो सकता। ज़मीन वही रहती है, खेती हमेशा चलती रहती है। देखो, एनपी होने के 2 कारण हैं, या तो एक्टिविटी क्लोज हो, ठीक है, या आदमी बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हो। तो जहाँ तक मैं किसान का मानता हूँ, किसान कभी जल्दी से बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं रहता, खेती उसकी चलती रहती है। तो फिर भी अगर कई बार बहकावे में आके कुछ लोग जो है वो नहीं बैंक का पैसा वापस करते, समय से अपना नुकसान करते हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब करते हैं, तो हमारा प्रोसेस यही है कि अगर वो नहीं करता तो नोटिस, लीगल नोटिस दिया जाता है, उसके कॉल की जाती है बार बार, और घर पे जाके विजिट किया जाता है। तो बड़ा किसान के लिए भी एम्बैरेसिंग है अगर वो विलफुल डिफ़ॉल्टर है या किसी जानबूझ के वो चूक कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, अगर फिर भी हमारे पास नहीं आता तो हम उसका जो है कोर्ट ऑफ लॉ में केस लगा देते हैं। वो केस चलता है, तो डिक्री होने के बाद फिर जो उसकी फसल है, अगर देखा जाए तो वो फसल हमारे पास रहन होती है, मॉर्गेज होती है। अगर बैंक चाहे तो वहाँ पे जाके बोर्ड लगा के फसल काटने से किसान को रोक सकता है। जी। वो फसल जो है, क्योंकि वो बैंक की है। तो ये हालांकि इस एक्सट्रीम तक बैंक नहीं जाते, क्योंकि वो मानते हैं कि किसान जो है वो डिफ़ॉल्ट कम करेगा, वो इतना हम यकीन करते हैं किसान भाई के ऊपर। पर लेकिन फिर भी अभी मैं जैसे बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। किसानों भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ अपना व्यवहार ख़राब ना करें। बैंक आपके साथ ताउम्र खड़ा है, जितना आप कार्य करना चाहते हैं, जहाँ तक बढ़ना चाहते हैं, बैंक आपको सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा। अपना खाता ज़रूर सही रखें और कोशिश करें कि बहकावों में ना आके अपना जो बैंक का जितना जो लेन देन है वो ठीक रखें। जी। तो अदरवाइज़ क्या है कि कोर्ट कचहरी है, बैंक के पास तो सिस्टम बना हुआ है, वो बैंक कोर्ट कचहरी में चक्कर काटता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ना भविष्य में लोन को ले पाएगा, फिर दिमागी परेशानी अलग रहती है, बैंक वालों परेशान अलग होगा कि कॉल आती है बार बार, चिट्ठी आती है, पर्सनल विजिट्स होती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। छोटे छोटे लोन है, थोड़ा थोड़ा पैसा अगर ब्याज जमा करके भी एक बार अगर आप चाहें, जो डिफ़ॉल्ट है उसको जितना अमाउंट इरेगुलर है उसको जमा करके अपना खाता दोबारा चालू करें। बैंक बहुत लिबरल है किसानों के लिए, वो दोबारा भी चालू हो सकता है। जी। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये हमारी एक कोशिश थी कि आपको मछली पालन के लोन से जुड़ी सभी जानकारी बड़े आसान तरीके से आपके तक पहुंचाई जाए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अपनी खेती प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उस पर सवाल पूछ सकते हो, या फिर चैनल पे हमारा जो कमेंट आ रहे हैं वहाँ पे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लोन की जो केस की फाइल है उसको हिस्ट्री को देखकर आपकी समस्या का समाधान किया जाए। कृषि से जुड़ी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमेशा अपनी खेती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।